अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। पहले बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा पहले मैं समझा देता हूं। मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी में आप कोई भी एक्सिस ले लो, जैसे मान लो ये एक्सिस ले ली, एक लाइन ले ली, ठीक है, कोई भी एक लाइन ले ली। इस लाइन को सपोज मैं बोल देता हूं एक्स एक्स डैश। एक मान लो एक और लाइन ले ली, इसको बोल दिया वाई वाई डैश। तो इसकी कैसी भी मोशन हो, इसको आप यहां से उठाकर कैसे भी ले जाओ। पहली मोशन पढ़ रहे ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें आप जो है इसे उठाकर कहीं भी ले जाओ। बस ये जो लाइंस मैंने बना रखी है, इनके अलावा भी आप कितनी भी लाइंस बना सकते हो। तो कोई भी लाइन क्या नहीं होनी चाहिए, रोटेट नहीं होनी चाहिए। बाकी इसका कैसा भी मोशन हो सकता है। जैसे मान लो ये लाइन यहाँ पर इन दो पार्टिकल्स को मिलाने वाली लाइन वर्टिकल है, तो इसकी कैसी भी मोशन करवा दो, ये हमेशा कैसी रहनी चाहिए, वर्टिकल रहनी चाहिए। और यदि ये कोई मोशन है तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, इसकी मोशन ऐसी करवा रहा हूं तो इसमें हॉरिजॉन्टल ही रह रही है। लेकिन सोचो इसे ऐसे रोटेट करवा दूंगा तो क्या ये हॉरिजॉन्टल रहेगी क्या, हमेशा नहीं रहेगी ना। तो ट्रांसलेटरी जो मोशन है कुल मिलाकर आप उसे ऐसे फील कर सकते हो कि उसमें जो है कोई भी लाइन रोटेट नहीं होनी चाहिए। वो जैसी ओरिएंटेशन में उस मोशन के ड्यूरेशन में वैसी ही रहनी चाहिए। यदि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए, वर्टिकल है तो वर्टिकल रहनी चाहिए, और कोई एंगल पर है तो और कोई एंगल पर रहनी चाहिए। उसे रोटेट नहीं करवाना है अपने को। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो जैसे कि मान लो रिजिड बॉडी यहां से उठकर यहां कहीं पहुंच गई है, यहां कहीं नीचे बना देता हूं, मान लो जो है यहां कहीं आ गई है। तो ये जो लाइन अपन ने बनाई थी उस पर जो मार्क बना रखे थे वो अब भी वैसे ही होने चाहिए। यानी एक्स एक्स डैश जो है पहले वर्टिकल थी, अब भी वर्टिकल ही होगी। वाई वाई डैश जो है इधर की तरफ थी, अब भी ऐसी ही होगी। मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल जो है 30 डिग्री था इधर से, तो ये अब भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। चाहे इसके पार्टिकल्स कैसी भी मोशन करके आए हो, कैसी भी मोशन मतलब जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है ए पॉइंट, ये ए पॉइंट मान लो यहाँ पर जो है ऐसे पाथ पर चलकर आया है, कोई दिक्कत है क्या। मान लो यहाँ पर ठीक नीचे इसके कोई बी पॉइंट है, तो बताओ बी पॉइंट कैसे पाथ पर चलकर आया है। बी पॉइंट भी ऐसे ही पाथ पर चलकर आया होगा, अदरवाइज तो बताओ ये रोटेट हो जाता क्या। तो बी पॉइंट भी यदि ये रोटेट नहीं हो रहा तो ए जैसे गया है वैसे ही सेम बी पॉइंट गया होगा, वैसे से ही पाथ पर चलकर आया होगा। तो बताओ बी पॉइंट भी ऐसे से ही पाथ पर चलकर आया है क्या। मान लो यहाँ कहीं एक सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट भी वैसे से ही चलकर आया है, क्योंकि वो कोई अलग पाथ पे जाने का ट्राई करता तो ये रोटेट हो जाता है क्या। क्लियर है क्या। तो कोई भी लाइन रोटेट नहीं होनी चाहिए। तो ये सी पॉइंट भी जो है ऐसे से ही पाथ पर चलकर आया है। समझ गए। और इवन मैं ये भी बोल सकता हूं कि मान लो बीच में कोई जनरल टाइम टी लूं, मान लो इस पॉइंट का वेलोसिटी v है, तो यहां पर जो ये इस ए पॉइंट को ए डैश बोल देता हूं, यहां पर बी पॉइंट का वेलोसिटी भी यहां पर कितना रहेगा, v रहेगा। क्यों v रहेगा, सोचो यदि v नहीं होगा, v नहीं होगा तो ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है, ए और बी को मिलाने वाली लाइन है, इसमें सोचो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर वो कुछ अलग आ गया, तो अलग आ गया तो ये रोटेट हो सकती है क्या। तो इसको रोटेट नहीं करवाना है। तो जैसा ए चल रहा है वैसा ही बी चलना चाहिए, सेम ही पाथ पर चल रहा है। इसका मतलब इनकी वेलोसिटी और स्पीड और एक्सेलेरेशन वगैरह भी सेम ही होंगे। ये सी पॉइंट भी मान लो टी टाइम पर यहाँ कहीं है, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी रहेगी, v रहेगी। तो किसी इंस्टेंट पर उस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी हो सेम रहनी चाहिए। वेलोसिटी सेम रहेगी तभी वो रोटेट नहीं होगी। यदि मान लो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, इसकी कम हुई, तो ऐसे रोटेट करवा देगा क्या इसे। तो रोटेट नहीं होनी चाहिए। मान लो इसे हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टली रखना है, तो ये नीचे जा रहा है तो इसको भी नीचे जाना पड़ेगा, ये इधर जा रहा है तो इसको भी इधर ही जाना पड़ेगा क्या। इसका मतलब किसी इंस्टेंट पर इन सब की वेलोसिटी क्या है, सेम है। जैसे मान लो शुरू में जो है इसकी वेलोसिटी इधर v1 है, तो इसकी भी इधर v1 होगी और इसकी भी इधर v1 होगी। वेलोसिटी मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ पाथ के टेंजेंशियल बना दूं, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पाथ के कैसी होती है, टेंजेंशियल। तो इनके ऐसे पाथ बनाए तो शुरू में वेलोसिटी इधर इधर हो जाएगी, इनके टेंजेंशियल हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, इनके शुरू में एक्सेलेरेशन मान लो इसका a1 है, पता नहीं किधर है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। एक तो पाथ के अलोंग जिसे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं, और एक उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जिसे क्या बोलते हैं आप, नॉर्मल एक्सेलेरेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है,
या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जिसे आप बोलते हो। तो बताओ यहाँ एक्सेलेरेशन a1 है तो इसका भी a1 होगा और इसका एक्सेलेरेशन भी कितना होगा, a1 ही होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, इन ट्रांसलेटरी मोशन एनी एक्सिस अटैच्ड टू रिजिड बॉडी will not rotate during its subsequent मोशन। कैसा भी मोशन करवा दो, कोई भी जो लाइन आपने इस पे अटैच कर रखी है, बना रखी है, वो रोटेट नहीं होगी। यही एक ट्रांसलेटरी मोशन है। और इस ट्रांसलेटरी मोशन के लिए अपने लिए क्या क्या काम का है वो भी अपन बात कर लेते हैं। काम का क्या है कि किसी भी इंस्टेंट पर मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है, इसके मान लो मैं पॉइंट बना रहा हूं, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इधर वी है। इधर भी बना दो बेटा, चलो मैं जो है थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। तो इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी भी इधर वी होगी और इसकी वेलोसिटी भी वी होगी। तो अगली बात क्या बोल सकते हैं, एट एनी इंस्टेंट velocity and acceleration of any particle will be same at that instant। उस इंस्टेंट पर सब पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है, और एक्सेलेरेशन भी सेम होगा। मान लो यहाँ पर इसका एक्सेलेरेशन ए वेक्टर इधर की तरफ है, तो इसका एक्सेलेरेशन भी इधर की तरफ ए वेक्टर होगा और इसका भी कितना होगा, इधर की तरफ ए वेक्टर होगा इस वाले इंस्टेंट पर, ठीक है। वेलोसिटी को वी वेक्टर से लिख दिया मैंने, क्लियर है। और यदि ऐसा है तो बताओ इनके मोमेंटम वगैरह लिखना भी बहुत आसान काम है क्या। जैसे मान लो इस पूरी बॉडी का मैं मोमेंटम लिखना चाहूं तो इसका मोमेंटम आ जाएगा, मान लो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लूं जिसका मास मैं डीएम बोल दूं, तो बताओ उसका मोमेंटम कितना है, डीएम इंटू वी वेक्टर हो जाएगा क्या, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा क्या। इसी प्रकार से और भी ये जो छोटे छोटे मासेज है, इन सब के लिए मैं जो है मोमेंटम को ऐड कर देता हूं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे ऐड करेंगे तो इसका टोटल मोमेंटम आ जाएगा क्या, टोटल लीनियर मोमेंटम आ जाएगा क्या। तो बताओ इनको ऐड कर देते हैं, और वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो कोई कंपोनेंट वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूंगा तो मैं जानता हूं ये जितने भी मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिए सबके लिए वेलोसिटी सेम है क्या। तो वेलोसिटी तो यहाँ पर बाहर आ जाएगी और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीएम बचेगा क्या। और डीएम डीएम जुड़कर ये छोटे छोटे मासेज जुड़कर इसका सारा मास आ जाएगा। मान लो रिजिड बॉडी का टोटल मास कितना है, यहाँ पे एम है, तो सारा मास आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, एम इंटू वी वेक्टर। तो बताओ इसका मोमेंटम लिखना भी आसान काम है क्या, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है। अगली बात सोचो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मान लो एलिमेंट की लिख रहे तो क्या आएगी, आप उसका मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, और फिर इन सबको जोड़ देंगे। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट जुड़ जाएगी। बट यहां पर भी अपन देखें तो हाफ सब में आएगा, वी स्क्वायर सब में आएगा। तो जोड़ रहे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें कॉमन ले सकते हैं, और अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम क्या हो जाएगा, टोटल मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। यानी बताओ काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर। सर ये तो आपने बड़ी बात बोल दी। आज तक हम जितनी भी मोशन पढ़ते आए, जैसे सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे या कोई ब्लॉक की मोशन पढ़ रहे थे, जहां कहीं भी हमने मोशन पढ़ी थी उसमें हम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना पुट करते थे, हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम डायरेक्टली कितना लिखते थे, टोटल मास इंटू वेलोसिटी, चाहे वो ब्लॉक के लिए लिखना हो। ब्लॉक में वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल है क्या, लेकिन डायरेक्टली अपन कितना लिखते थे, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब आज तक जितनी भी मोशंस आपने पढ़ी है वो सारी ट्रांसलेटरी मोशन है। उनमें कोई एक एक्सिस आप बना दो, कोई एक लाइन बना दो तो रोटेट नहीं हो रही थी। जैसे मान लो आपने जो है ब्लॉक का कोई सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था, तो उसमें ब्लॉक जो है लगातार इसी ओरिएंटेशन में था।
ये सर्कुलर मोशन हो रही है लगातार इसी ओरिएंटेशन में, यानी इसकी कोई भी लाइन रोटेट नहीं हो रही है, और रोटेट नहीं हो रही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप ये लिख सकते हो, मोमेंटम ये लिख सकते हो। हाँ, यदि वो सर्कुलर मोशन में ऐसे रोटेट होने लग जाता तो फिर दिक्कत होती, तो फिर वो क्वेश्चन जो है कहीं रोटेशन से बनता। तो कई बच्चे अक्सर जो है इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटेशन और सर्कुलर मोशन सेम ही बात है। सेम बात नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि सर्कुलर मोशन हो रही है इसका मतलब रोटेशन हो रहा है। रोटेशन का मतलब ये है कि वो पार्टिकल पर कोई लाइन जो रोटेट हो रही है या नहीं हो रही, और सर्कुलर मोशन का मतलब है कि पार्टिकल सर्कल में जो है सेंटर के अबाउट r डिस्टेंस पर घूम रहा है या नहीं घूम रहा। समझ रहे हो इस चीज को? चलो